Good morning, everybody. Today I have a topic named syntax. Students and my friends, लास्ट क्लास में सिंटैक्स के डिफरेंट कंसेप्ट को यहां पर डिस्कस किया गया था। आज इससे रिलेटेड कुछ एरर्स जो जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे वो +2 लेवल का हो, तो इस कॉमन एरर को खास करके जानबूझ के वहां पर आपको माइन्यूटली डिफरेंट के साथ कुछ न कुछ एरर्स दिया जाएगा, जिसको आपको ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, आपको सही करना होगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कुछ जो कंसेप्ट है उसको तो हम आज करेंगे ही, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सेंटेंस भी लेंगे जिसको आपको दिखाएंगे कि कैसे उसमें से जानबूझ के गलतियां दी जाती हैं और उसको हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो फर्स्ट वन इज, जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंस अगर हम ये लिखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of all these items, the cost of production of all the items dash increasing डे बाय डे। अगर इस तरह का दिया जाता है तो सबसे पहले एक कंसेप्ट बताए थे कि जब हम कोई भी इस तरह का सेंटेंस का सब्जेक्ट इसमें देखना होता है कि प्रीपोजिशन यहां भी है और प्रीपोजिशन यहां भी है। तो जैसे कि यहां अगर सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अर्थात डबल प्रीपोजिशन से भी अगर है जुड़ा हुआ है, तो हम इसका पहले सेंस देखेंगे। सेंस हमारा क्या कह रहा है? तो सेंस कह रहा है कि इन सारे चीजों के जो प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट पड़ता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अर्थात कि कॉस्ट कितना है और कितने प्रोडक्ट हैं ये क्लियर नहीं है, और कॉस्ट से हमको यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल सेंस मिलता है, जो कि अनकाउंटेबल सेंस में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्लियर? अब ये तो था कि इस केस में कि सिंगुलर होगा या प्लूरल। अगर मान लो इसी तरह से इसको आपको दिया जाता कि यहां पर जानबूझ के आर दिया गया है और आपको कहता कि इसको आप कलेक्ट किए, एरर कहां पर है, तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि आइटम्स लिख करके यहां पर आर कर देंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि आइटम्स मींस बहुत सारे आइटम्स, लेकिन यहां पर सेंटेंस के मुताबिक कॉस्ट आपका पूछा जा रहा है। इसलिए जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो कॉस्ट से है, ना कि डिफरेंट आइटम से। क्लियर? नेक्स्ट वन, जैसे क्वेश्चन इस तरह से कि द बिहेवियर ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स डैश, या इस सेंस में डैश वेरी गुड। तो यहां पर अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें सोचेंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि दीज स्टूडेंट्स अर्थात इन छात्रों का क्या बिहेवियर। तो अब देखिए जो आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये कह रहा है कि यहां पर बिहेवियर अर्थात इस चीज को, इस वर्ड को किसी न किसी प्रीपोजिशन से इस तरह से जोड़ा गया है और यहां पर आपका नाउन भी है। तो अगर हम इस कंसेप्ट पर जाते हैं कि
कोई भी नाउन को किसी प्रीपोजिशन फिर एक अदर नाउन के साथ अटैच किया जाता है, तो इस केस में हमेशा हम पहले वाले नाउन के हिसाब से चलते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा व्यवहार अर्थात बिहेवियर की चर्चा हो रही है, यानी सेंस जो है वो बिहेवियर का है, ना कि छात्रों का। तो इस केस में हमारा जो है वर्ब वो सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहेवियर यूनियन केस में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज वेरी गुड, या वेरी गुड के जगह पर अप टू द मार्क करके भी दिया जाता है, जिसका मीनिंग होता है संतोषजनक या जैसा होना चाहिए वैसा है। तो इस तरह से जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। और जो कंसेप्ट है इसका वो यही है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन का अगर स्ट्रक्चर होता है तो हमेशा हम प्रियर यानी प्रीवियस जो होता है, फर्स्ट जो नाउन होता है उसको हम फोकस करते हैं और उसके अनुसार से डबल वर्ब पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक या फिर मान लीजिए कि कोई भी दो देश इस तरह से, तो उस सेंस में अगर हम ये लिखते हैं कि इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया as very strong। अगर हम ये देखें इस केस में कोई इस तरह से, देखो यहां पर भले है कि प्रीपोजिशन के रूप में यहां बिटवीन शब्द का प्रयोग किया गया है, बिटवीन, लेकिन इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में बोल रहा है, लेकिन किसके बीच में? इंडिया और रशिया। तो यहां हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम प्रधानता इस चीज को इंडियन कॉपरेशन अर्थात आर्थिक जो सहयोग एक दूसरे देश के बीच जो होता है, तो इस सेंस में भी हम वर्ब सिंगुलर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनियन केस का सेंस मिल रहा था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इस चीज को इस तरह से भी दिया जाएगा एज स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट वन इज, जैसे ये सब तो हुआ कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन के स्ट्रक्चर पर इस तरह से रहेगा। तो अब कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम कोई भी इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन की अगर हम बात करें, जैसे कि मेनी ए स्टूडेंट, और यहां पर ऐसे है many students are present in this class। तो इस केस में ये देखना होता है, एक कंसेप्ट है इसका कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी ए या मोर देन वन हो, तो उस केस में हम यहां पर ये देखते हैं कि जो आपका नाउन है मेनी, एक कहने से नाउन आपका यहां सिंगुलर फॉर्म में होगा, चूंकि ए और ये मेनी से कई का नहीं, कई का बोध होता है, लेकिन इस ए के चलते आपको इस केस में एक डबल वर्ब का प्रयोग आर नहीं करके यानी पुल्डर नहीं करके सिंगुलर करना होगा। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी ए या मोर देन वन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, अर्थात यहां आर की जगह पर इज हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्यों होता है? एक तो पहले ए लिखा हुआ है, दूसरा मेनी का मीनिंग होता है कई। अगर सिर्फ मेनी रहता, ए नहीं रहता, तो यहां पर स्टूडेंट के जगह पर इसमें एस लगा रहता, अर्थात मेनी, वेरियस, सेवरल और सम, ये सब जब भी यूज किया जाएगा तो इसके साथ जो नाउन प्रयोग किए जाएंगे वो हमेशा पुल्डर फॉर्म में होंगे। तो इसलिए उस केस में हम पुल्डर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस केस में मेनी ए स्टूडेंट, तो यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, नॉट आर। क्लियर? अब जैसे अब इसी केस में अगर आता मोर देन वन, तो भी हम सिंगुलर वर्ब लेते,
क्यों लेते? क्योंकि मोर देन वन कहने से ये क्लियर भले हो रहा है कि एक से अधिक, लेकिन एक से अधिक कितना ये क्लियर नहीं। तो इस सेंस में यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट, जैसे किसी सेंटेंस में अगर हमको बहुत को बताना हो, बहुत सारे, कई, तो उसको हम इस तरह से भी बोलते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है आज उसको देख लेंगे। तो ए लार्ज नंबर और द लार्ज नंबर, अगर हम लिखते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश passed this examination, अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? ए लार्ज नंबर ऑफ, इसका मीनिंग होता है बहुत सारे। अब ध्यान रखना होगा कि यहां हम अगर दूसरे सेंटेंस में इस तरह से रखते हैं कि द लार्ज नंबर ऑफ persons as present here, अब इस केस में इन दोनों को समझना होगा कि इन दोनों का मीनिंग होता है बहुत सारे, कई। अब ए लार्ज नंबर ऑफ और द लार्ज नंबर ऑफ में अंतर फिर क्या है? तो यदि ए लार्ज नंबर ऑफ रहे, इन दोनों केस में जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। वो इन दोनों केसेस में नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो डिफर करेगा। तो वो किस पर करता है? तो इसके चलते, यानी ए और यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द, इससे पकड़ेंगे। तो अगर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो यहां पर डैश पास्ट, तो कहने का मतलब कि अगर दिख जा रहा था कि अभी अभी ऐसा कुछ, तो या हैज बीन, हैव बीन, इस तरह से, तो यहां पर आप जो है कहेंगे ए लार्ज नंबर के चलते हैव बीन। या अगर हम कहते हैं कि पास कर चुके हैं, पास किए, हैव बीन पास दिस एग्जामिनेशन। क्लियर? अब यदि इसकी हम बात करें कि द लार्ज नंबर ऑफ, तो द लार्ज नंबर ऑफ अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट रहता है तो इस केस में ये जो नाउन है ये तो प्लूरल फॉर्म में रहेंगे ही नहीं, लेकिन ये एक जल्दी वर्ब जो यहां पर आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। अर्थात ये नहीं देखेंगे कि ये भी तो प्लूरल है तो इसके हिसाब से यहां पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको फोकस करेंगे। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल भी है और द हमको ये क्लियर करता है कि बहुत सारे लोग, लेकिन वो स्पेसिफिक। तो इस केस में यहां पर हर जो है वो सिंगुलर होगा, अर्थात एक ही लिखेंगे, यहां पर आर नहीं करेंगे। तो ये दोनों, इस दोनों में जो डिफरेंस है वो ए और द का है। दोनों के साथ नाउन प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, लेकिन हर जो होगा वो ए के साथ प्लूरल और द के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी मान लीजिए कि लास्ट क्लास में हमने कुछ इस तरह का दिया था, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव केस का जो प्रोनाउन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन। अगर हम इस पर कुछ क्वेश्चन लें जो बेस्ड है आपके सिंटैक्स पर, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं कि वी ईच डैश अ मोबाइल एट प्रेजेंट। अब इस क्वेश्चन में
यहां पर हमने बताया था कि जब ईच यानी डिस्ट्रीब्यूटिव केस का अगर कोई इस तरह का लग जाता है सेंटेंस के पहले वर्ड, तो उस केस में हम वर्ब सिंगुलर रखते हैं। लेकिन यहां पर ये ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन वी लग रहा है, जो इसके सिंगुलरिटी सेंस को यानी वो सिंगुलरिटी जो सेंस होता है वो नहीं रहता है और ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात वी ईच, हम में से प्रत्येक के पास वर्तमान में एक मोबाइल है, तो वी ईच हम यहाँ पोजीशन के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे, नोट हैज। क्लियर? लेकिन अगर यही रहता कि ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इस तरह का, तो ईच शब्द यहाँ पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सजेशन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं इस तरह का कि ईच ऑफ अस या वी ईच, और इसी तरह के इसी में अगला आता है कि जब हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारा का होता है, जैसे ईच ऑफ अस, तो ऑफ प्रीपोजिशन लगने से वहां पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि वर्ब जो है हमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लूरल नहीं। लेकिन ये जो है अगर आपको इस तरह का प्रयोग किया जाए तो वो वहां प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं कहूं कि फ्रैक्शनल में भी बताए थे, और कुछ इस तरह का कंसेप्ट जो ज्यादातर पूछा जाता है किसी एग्जामिनेशन में, वो ये है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हम क्या प्रयोग किया है, इसके लिए सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। और इसके पीछे कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना होगा। और इस संदर्भ में अगर हम ये कहें कि कुछ इस तरह का वर्ड है जो दिखने में तो सिंगुलर लगता है लेकिन वो प्लूरल होता है, और कभी कभी दिखने में वो प्लूरल लगेगा लेकिन सिंगुलर फॉर्म में, अर्थात कि सेंस हमारा क्या है, इस बात को पहले समझना होगा, तभी अगली बार का हम प्रयोग सही से कर पाएंगे। क्लियर? आते हैं कुछ एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर से जुड़ा हुआ कि 2/3 या 1/4, तो इस केस में भी हम नाउन चेक करते हैं। क्लियर? अब जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, ये कॉमन बात, यानी इस चीज को आप बहुत पहले से जान रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग अगर डाउटफुल केसेस आ जाता है, जैसे अगर मैं कहूं कि कोई भी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट को जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, कुछ इस तरह का आईसीएस रेंजिंग, तो उससे बोध होता हमारा सिंगल सब्जेक्ट का। तो सिंगल सब्जेक्ट में अगर मैं कहूं कि मैथमेटिक्स या इंग्लिश, कुछ भी डैश इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, या इस केस में अगर मैं कहूं कि हिज मैथमेटिक्स डैश वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इस केस में यह समझना होगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो वर्ब तो सिंगुलर लेगा ही, लेकिन अगर उससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता हो, यानी रिलेशनशिप अगर उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होता हो, तो उस केस में वर्ब प्लूरल हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि हिज पॉलिटिक्स डैश प्राइज वर्दी, प्रशंसा के योग है, यानी उसकी जो राजनीति है, राजनीति करने का भी तरीका, हिज पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से, या पॉलिटिक्स जैसे मैथमेटिक्स उसी तरह से पॉलिटिक्स डैश प्राइज वर्दी, यानी नॉलेज के हिसाब से यहां बात हो रही है। तो इस केस में ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, यानी किसी व्यक्ति का भी बोध हो रहा है, ये वर्ब प्लूरल यहां पर लगेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ करेंगे पॉलिटिक्स की बात तो ये सिंगुलर सेंस में लेगा। जैसे पॉलिटिक्स इज डैश चीफ सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट हो जाता है पॉलिटिक्स इज। तो पॉलिटिक्स इज क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो है आपका यहां पर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। क्लियर? तो इस तरह का
कुछ जो रूल बेस्ड है जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता, अर्थात जो हमेशा आपको फिक्स है और उसको यूज करना है। तो कहने का अर्थ कि ये जो आपका सिंटैक्स वाला पोर्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। अब इसी में जैसे कि कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि जैसे कुछ सेंटेंस कैसे हम फ्रेम करें, तो सेंटेंस जैसे हम कोई भी बोलते हैं तो उसको लिखने के क्या तरीके हैं। जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉमन सेंटेंस है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी सेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का जो हम प्रयोग करते हैं, अब ये डिफर करेगा लेकिन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5, अगर अदर फॉर्म में है तो V1, पास्ट में है यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर पास्ट में है तो V2, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो V3, तो इस तरह से, और कंटिन्यूअस है तो V4। अब अगर हम एक लिखते हैं कि वह रोज सवेरे जगता है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा? तो ही गेट्स अप डेली इन द मॉर्निंग, लेकिन मैं लिखूं कि वह रोज सवेरे 4 बजे जगता है। तो जब टाइम की बात आती है तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम टाइम को रखते हैं। लेकिन अगर इसी में अगर पर्पस आ जाए तो पर्पस को क्या करते हैं? तो पर्पस अगर सेंटेंस में हो तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसको इंफिनिटिव से कनेक्ट करते हैं, 2 प्लस V1 में हो जाता है। तब फिर हम ये टाइम का, अगर टाइम है तो उसमें टाइम देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। जैसे वह रोज शाम को 4 बजे सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है, तो इस केस में सब्जेक्ट है वह, वर्ब हो गया जाना, जाता है कहाँ जाता है? तो बाजार जाता है। किस लिए जाता है? यही पर्पस है। तो टू बाय वेजिटेबल्स कितने बजे? तो शाम को 5 बजे, तो एट 5 PM। क्लियर? तो आज का कंसेप्ट लास्ट यही, मैं समझता हूं कि इस कंसेप्ट पर, टाइम पर और इससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में फर्दर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।